नमस्कार। हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात कर रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने काल विभाजन देखा पिछली कक्षाओं में। देखिए, जब हम काल विभाजन की बात हम कर रहे हैं तो हमने ये जाना कि जो काल विभाजन का जो सबसे पहला प्रयास है वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन करते हैं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अपनी पुस्तक में। और वो वहाँ पर अनेक महत्वपूर्ण साहित्यकारों जननायकों के रूप में और शासन जिसका रहा उसके आधार पर उन कालखंडों का नामकरण वहाँ करते हैं। तो जब हम ये काल विभाजन देखते हैं, चाहे हम मिश्र बंधु की बात करें, चाहे हम ग्रियर्सन की बात कर रहे हैं, हम आगे राम कुमार वर्मा को देखते हैं, चाहे रामचंद्र शुक्ल को देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं, तो मोटे तौर पर वहाँ काल विभाजन में कोई बड़ी समस्या नहीं है, बहुत बड़े मतभेद नहीं है। अगर उसे दो भागों में बांटा जाए तो दो मतभेद प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। एक वर्ग यह मानता है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से हुआ, तो दूसरा वर्ग ये मानता है कि उसका प्रारंभ 10वीं शताब्दी से हुआ है। यदि 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के कालखंड को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में मान लिया जाए तो ये मतभेद समाप्त हो सकता है। ऐसा मानने की वजह क्या है? देखिए, जो 7वीं शताब्दी से जो 10वीं शताब्दी का जो समय है और उसमें जो अधिकांश साहित्य लिखा गया है वो अपभ्रंश साहित्य है और अपभ्रंश से ही हिंदी का जन्म हुआ है, तो उसे हिंदी का पूर्ववर्ती साहित्य कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये मतभेद समाप्त किया जा सकता है। यद्यपि हिंदी साहित्य के जो विभिन्न कालखंड है उनके नामकरण को लेकर भी विद्वानों में मतभेद रहा है यदि हम देखें तो, लेकिन उस मतभेद के क्या कारण है, क्या क्या नामकरण उन्होंने दिए हैं, तो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के कालखंड को विभिन्न विद्वानों ने क्या नाम दिया है, किस आधार पर नाम दिया है, ये हम आज की कक्षा में जानने का प्रयास करेंगे। तो यदि जो पहला कालखंड है, यदि हम मोटे तौर पे देखें तो 10वीं शताब्दी से जो 14वीं शताब्दी का जो तक के आरंभिक कालखंड को आदिकाल के नाम से दिया गया है और साथ ही 17वीं से 19वीं शताब्दी के कालखंड को जिसको रीतिकाल नाम दिया गया है, इन दो में सर्वाधिक मतभेद वहां पर दिखाई देते हैं। यदि हम इनके नामकरण देखें तो जैसे कि जो पहला कालखंड है जिसे हम आदिकाल हमने मान लिया है, आदिकाल नाम जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया गया है, लेकिन अन्य विद्वानों ने इसका क्या नाम दिया है जो कि पहला कालखंड है, इसको किस नाम से अभिहित किया है यदि हम देखें तो जो आदिकाल है उसका समय 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य यूं जाना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र भी यह कहते हैं। और यदि हम आदिकाल की बात यदि हम शुक्ल के हिसाब से करते हैं तो वो वहां पर 1050 से 1375 विक्रम संवत इसका काल विभाजन करते हैं और इसका नाम वो दे देते हैं वीर गाथा काल। तो यदि इसका नामकरण देखें इस आदिकाल का तो उसको जो डॉक्टर ग्रियर्सन है वो इस कालखंड को चारण काल नाम देते हैं। ये याद रखना है आपको, यही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, चाहे नेट की तैयारी करें आप, चाहे सेट या पीएससी या यूपीएससी जो भी तैयारी करें। तो देखिए, जो आदिकाल जो पहला कालखंड है जिसे डॉक्टर नगेंद्र 7वीं से 14वीं शताब्दी तक मानते हैं और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो 1050 से 1375 विक्रम संवत तक जिसका समय मानते हैं, उसे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन का पहला प्रयास करते हैं वो इसे चारण काल नाम से अभिहित करते हैं। इसी तरह जो मिश्र बंधु है जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा है वो इस जो कालखंड है इस कालखंड को वो नाम देते हैं प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल चूंकि किसी भी कालखंड के प्रारंभ का सूचक है इसलिए वो इस कालखंड का नाम प्रारंभिक काल दे देते हैं। इसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देते हैं। क्यों देते हैं वो हम नामकरण को सिलसिलेवार देखने के बाद हम इसका कारण बताएंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको वीरगाथा काल आदिकाल को नाम देते हैं। राहुल सांकृत्यायन जो हैं वो हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को सिद्ध सामंत युग नाम देते हैं। इसी तरह जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए हैं जिनकी हिंदी के परिष्कार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो इस कालखंड को बीज वपन काल नाम देते हैं। इसी तरह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं
वो वीर काल नाम देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो आदि काल नाम देते हैं, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि काल और चारण काल नाम से अभिहित करते हैं। तो ये मुख्य नामकरण हैं 8 या 9 जो आपको याद रखने जरूरी हैं। अब इन्होंने क्यों ये नामकरण, ये नाम क्यों दिया है और क्यों ये स्वीकार्य नहीं हुए, हम इस पर बात करेंगे। तो जैसा कि हमने पहला नामकरण दिया है चारण काल, और ये किसका दिया हुआ है, डॉक्टर ग्रियर्सन का। तो ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक कालखंड का नामकरण जो है वो चारण काल किया है। लेकिन क्यों किया है, इसका वो प्रमाण अपने इतिहास ग्रंथ में नहीं दे पाए। उन्होंने जो चारण काल है वो 643 ईस्वी से माना है, जबकि यदि हम देखें तो 1000 ईस्वी तक चारण कवियों द्वारा लिखित कोई रचना ही उपलब्ध नहीं होती। तो यह नामकरण इसलिए उपयुक्त नहीं ठहरता है और ये नामकरण मान्य नहीं हुआ। लेकिन प्रश्न इस तरह पूछे जाते हैं कि चारण काल किसने दिया है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने दिया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं कर पाए, अपने इतिहास ग्रंथ में इसकी वजह वो नहीं बता पाए। फिर हम देखते हैं कि प्रारंभिक काल किसने नाम दिया, क्योंकि विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रारंभ का समय था, इसलिए मिश्र बंधु इसे प्रारंभिक काल दे देते हैं। और इस कालखंड का जो समय वो बताते हैं 643 से 1387 ईस्वी तक इसका समय बताते हैं। यद्यपि ये नाम उनके अनुसार किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है, ये एक सामान्य संज्ञा है जो कि हिंदी साहित्य के प्रारंभ को बताती है, अतः ये नाम तर्क संगत नहीं है। देखिए, किसी भी कालखंड का नाम किसी साहित्यकार विशेष, किसी रचनाकार विशेष पर आधारित हो सकता है, किसी ऐसी घटना पर आधारित हो सकता है जिसने उस समय को बहुत अधिक प्रभावित किया है, किसी प्रवृत्ति विशेष पर हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं नजर आ रहा। इसलिए जो मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया जो नामकरण है आदिकाल का, प्रारंभिक काल, वो भी मान्य नहीं हुआ। तो ये एक बात है जो आपको जाननी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं जो नामकरण है वीर गाथा काल। वीरों की गाथा का जो काल है उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड है, उसे ये नाम देते हैं। वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 1050 संवत से लेकर जो 1375 तक की कालावधि को वीर गाथा काल नाम से अभिहित करते हैं। अपने मत के समर्थन में वो क्या कहते हैं कि आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150-200 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुस्लिम समुदाय की चढ़ाइयां प्रारंभ होती है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार रीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी वो किया करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हम वीर गाथा काल कह सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके आधार पर इस जो प्रथम कालखंड है उसका नामकरण, वो आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल कर देते हैं। और उन्होंने इस प्रवृत्ति के लिए 11 रचनाओं के नाम भी, 12 ग्रंथों को भी आधार बनाया है, जो निम्न है कि जिनका है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका जो कि विद्यापति की रचनाएं हैं, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। तो इन 12 रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक कालखंड है उसका नाम वीर गाथा काल कर देते हैं। अब इस पर जो कटाक्ष आता है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं
कि ये जो रचनाएं जो बताई गई हैं 12 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वो अप्रामाणिक है, वो अप्रामाणिक सिद्ध कर देते हैं और वो कहते हैं कि वीर गाथा काल जो नाम है वो निरर्थक है। जैसे कि यदि हम देखें बीसलदेव रासो और खुमान रासो जैसी जो रचनाएं हैं वो यदि शोधों के माध्यम से देखें तो वो 16वीं शताब्दी की मानी जाती हैं, रचित मानी गई है। इसी तरह हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका जैसी जो रचनाएं हैं वो नोटिस मात्र हैं, वो ग्रंथ के रूप में नहीं मिलते हैं। इसी तरह जो पृथ्वीराज रासो है उसका मूल ग्रंथ कैसा है, उसकी प्रामाणिकता पर भी प्रश्न चिन्ह है, इसीलिए उसे अर्ध प्रामाणिक रचना मान लिया गया है। परमाल रासो या आलाकंड जिसे कहा जाता है, उसका मूल जो रचना है उसका आज तक पता ही नहीं चल पाया है। और खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली की यदि बात की जाए तो उनकी विषय वस्तु वीर गाथात्मक नहीं है। तो और इसके अतिरिक्त यदि हम आदिकाल में देखते हैं तो फिर यदि केवल वीर गाथा काल ही देख लिया जाएगा तो जैन काव्य जो लिखा गया, जो सिद्ध साहित्य, जो नाथ साहित्य लिखा गया है, जो लौकिक काव्य धारा है, वो कहाँ जाएगी। तो केवल वीर गाथात्मक प्रवृत्ति नहीं है, अपितु धार्मिक, श्रृंगारिक और जो लौकिक साहित्य है वो भी इस कालखंड में लिखा गया। इसलिए इस कालखंड को हम ये नाम वीर गाथा काल नाम नहीं दे सकते। तो इसलिए ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यद्यपि काल विभाजन बहुत प्रामाणिक है, उनका इतिहास ग्रंथ और उनकी जो दृष्टि है वो बहुत हद तक बाद तक स्वीकार की गई और उनके जैसा वैज्ञानिक जो ग्रंथ है वो अभी तक हिंदी साहित्य में नहीं लिखा गया है। हालांकि कुछ असहमतियां हैं कुछ उनकी स्थापनाओं पर, लेकिन जो वो ये बात कहते हैं, जब काल विभाजन की बात कहते हैं उसको माना गया है, लेकिन जब नामकरण में कुछ बात आती है, जैसे वीर गाथा काल स्वीकार नहीं किया गया। जिन 12 रचनाओं के आधार पर उन्होंने ये नाम दिया उनमें से अधिकांशतः अप्रामाणिक है, कुछ नोटिस मात्र हैं, कुछ अर्ध प्रामाणिक हैं और जो 2 रचनाएं तो खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की जो पदावली है उनकी विषय वस्तु वीर गाथात्मक है ही नहीं। तो इसलिए ये नाम भी स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि इस काल में श्रृंगारिक, धार्मिक और लौकिक साहित्य भी लिखा गया। फिर आते हैं हम सिद्ध सामंत काल पर, जो नामकरण दिया है। तो किसने दिया है ये? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कालखंड को, जिसे हम आज आदिकाल के नाम से स्वीकारते हैं, उसे सिद्ध सामंत काल कहकर पुकारा है। उनके मतानुसार क्यों दिया उन्होंने नाम? उनके मतानुसार इस कालखंड में समाज के जीवन पर सिद्धों का, और यदि हम राजनीति पर बात करें तो सामंतों का एकाधिकार था, सामंती व्यवस्था वहां प्रचलित थी। तो इस युग के कवियों को यदि हम राहुल सांकृत्यायन की दृष्टि से देखें तो उनका कहना है कि सामंतों का यशगान ही अधिक रूप से, प्रमुख रूप से किया गया है। वो कहते हैं कि इस युग की अंतर बाह्य प्रवृत्तियों का यदि अध्ययन किया जाए तो वहां पर सिद्धों और सामंतों का ही वर्चस्व था। तो यद्यपि यह नामकरण तत्कालीन सामंती व्यवस्था का तो परिचय देता है, परंतु इससे किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का हमें बोध नहीं हो पाता। इस नामकरण से यदि हम देखें तो नाथ योगी कहाँ जाएंगे और खुसरो की बात फिर हम कहाँ करेंगे? तो इन प्रवृत्तियों का समावेश इस नामकरण में नहीं हो पाता। यद्यपि एक प्रवृत्ति विशेष की ओर ये इंगित करता है, लेकिन समूचे कालखंड की साहित्यिक प्रवृत्तियों को नहीं समेटता है, इसलिए ये नामकरण भी स्वीकार नहीं हुआ। फिर हम बात करते हैं बीज वपन काल। ये जो नामकरण दिया ये हमारे आधुनिक काल के द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं, जिनके नामकरण पर एक युग का नाम ही रख दिया गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये नाम दिया है बीज वपन काल। लेकिन यह नाम भी उपयुक्त नहीं हुआ। देखिए, बीज के उगने का काल, बीज के बोने और उसके उगने का जो समय है वो बीज वपन काल, यदि हम इस संज्ञा के अर्थ की ओर जाएं तो भाषा की दृष्टि से भले हम ये कह सकते हैं कि हाँ, बीज वपन काल नाम ठीक है, परंतु साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से देखें तो ऐसी स्थिति उस समय नहीं थी। तो इस समय अगर इस नाम के आलोक में हम देखें तो हम ये पाते हैं कि कवि ऐसा, ये लेखक ऐसा कहना चाहते हैं कि विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियां जो है वो उस समय शेषव काल में थी।
परंतु साहित्य उस युग में भी प्रौढ़ता को प्राप्त था। और यदि हम देखें तो पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाएं यदि हमें मिलती है तो वो प्रौढ़त्व को लेकर, विद्यापति की पदावली जैसी रचनाएं को मिलती हैं तो प्रौढ़त्व को लेकर मिलती है, तो इसलिए यह नाम भी उचित नहीं है। यद्यपि भाषा का वो शैशव काल जरूर था, लेकिन साहित्यिक ग्रंथों और साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से वो कतई शैशव काल नहीं था, इसलिए बीज वपन काल नहीं दे सकते हम नाम। एक नाम और आता है वीर काल, जो कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को दिया है। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो जब हम वीर काल की बात करते हैं तो ये नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो वीर गाथा काल जो नाम दिया गया है उसका रूपांतर मात्र ही नजर आता है। कोई नवीन तथ्य, कोई नवीन सूचना, कोई नवीन जानकारी वो यहाँ प्रदान नहीं करता है। अतः ये नामकरण भी समीचीन नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। एक और काल नामकरण आता है संधि या चारण काल, और ये कौन देता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये नामकरण करते हैं। तो आदिकाल को वो दो खंडों में बांट देते हैं, जिसमें पहला खंड संधि काल और दूसरा चारण काल वो कहते हैं। तो संधि काल किसे कहा है उन्होंने? संधि काल दरअसल भाषा की ओर इंगित करता है कि और यदि चारण काल की बात करें तो वो एक वर्ग विशेष की ओर, एक जाति विशेष की ओर वो उससे बोध होता है। तो इस नामकरण में भी यदि हम देखें तो त्रुटि क्या है? इससे भी किसी प्रवृत्ति का बोध नहीं हो रहा है। नामकरण ऐसा होना चाहिए जो समूचे उस कालखंड की विशेषता को, उसकी प्रवृत्तिगत इतिहास को समेट ले। तो ये सब नहीं दिखाई देता है। तो किसी जाति विशेष नाम पर साहित्य में के नामकरण का, उस काल का नामकरण उचित नहीं है, अतः यह नामकरण भी ठीक नहीं है। तो ये हमने नामकरण देखे जो अस्वीकार थे, जिसमें हमने बात की वीरगाथा काल की बात की, हमने सिद्ध सामंत काल की बात की, हमने जो प्रारंभिक काल की बात की, वीर काल की बात की और संधि और चारण काल की भी बात की। अब आते हैं उस नाम पर जो स्वीकार्य भी हुआ और क्यों स्वीकार्य हुआ। देखिए आदिकाल यह नाम, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह नामकरण किया है और इस काल के साहित्य को अधिकांशतः संदिग्ध और अप्रामाणिक भी माना है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ विशेषताओं की ओर ध्यान खींचा है। वो कहते हैं कि एक नावीन्य है वहां, नवीनता है और एक तेजस्विता वहां पर दिखाई देती है, और इसी के कारण जो नावीन्य और जो तेजस्विता, जो प्रभाविकता वहां है, इसी कारण इस कालखंड का नामकरण आदिकाल दिया जाना चाहिए। अपने मत को स्पष्ट करते हुए वो क्या कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव उत्पन्न करता है कि ये काल कोई आदिम मनोभावापन, परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। ये ठीक नहीं है। ये काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है। इस प्रकार वास्तव में आदिकाल प्रारंभ का सूचक न होकर परंपरा के विकास का सूचक है। इस नाम से 7वीं 8वीं शताब्दी के जो सिद्ध और नाथ हुए हैं, बौद्ध हुए हैं, वीर गाथा काव्य इसमें रचा गया और अब्दुल रहमान, विद्यापति और खुसरो सभी को इसमें एक सूत्रता से समेटा जा सकता है और फुटकर कवियों के नाम गिनने से बचा जा सकता है। तो आदिकाल नाम में हिंदी काव्य रूपों और भाषा के अंकुरित होने का भाव भी आ जाता है, अतः यही नाम उपयुक्त ठहरता है। इसीलिए इतनी सारी बातें हैं कि विभिन्न प्रवृत्तियों को समेटा जा सकता है, विभिन्न कवियों को इसमें समेटा जा सकता है और साथ ही किसी प्रारंभ का सूचक ना होकर एक परंपरा के विकास का सूचक ये नाम, ये संज्ञा ये देती है। इसलिए अधिकांश विद्वानों द्वारा आज भी आदिकाल नाम ही स्वीकार किया गया है, जो हिंदी साहित्य का पहला कालखंड है।
तो ये बात आप ध्यान रखें जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि इतिहास के विद्यार्थी के लिए, जो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है उसके लिए इतिहास हर कक्षा में और हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भाग है। तो हमने इसके काल विभाजन को देखा और इसके नामकरण को हम देख रहे हैं, और आज हमने आदिकाल का नामकरण देखा है। देखिए, जब हम नामकरण विषयक जो बात कर रहे हैं तो वहां पर नामकरण दो ही जो काल है उसमें समस्या है। एक हम आदिकाल की बात करते हैं और एक दूसरी हम जो बात करते हैं वो रीतिकाल की बात करते हैं। तो आज हमने आदिकाल की बात की, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे नाम दिए गए हैं और वो क्यों स्वीकार्य नहीं हुए, चाहे वो ग्रियर्सन का चारण काल नाम दिया गया हो, चाहे मिश्र बंधु का प्रारंभिक काल नाम दिया हो, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वीरगाथा काल नाम दिया गया हो, चाहे राहुल सांकृत्यायन का सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया हो, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी का बीज वपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदि काल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का संधि काल और चारण काल। तो ये नाम क्यों स्वीकार नहीं हुए, हमने इनके कारणों की जांच की, और क्यों हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है आदि काल के नाम से जाना जाता है, हमने इस पर बात की। तो मेरे ख्याल से ये चीजें स्पष्ट हैं, और ये परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी तैयार होता है। यदि मैं बीए प्रथम वर्ष की बात करूं तो वहां पर हिंदी साहित्य के काल विभाजन से संबंधित प्रश्न तो आता ही है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण विषयक विभिन्न मतों पर प्रकाश डालिए, ये भी प्रश्न आता है। अब मैं बात करूं यदि एमए की स्नातकोत्तर कक्षाओं की, तो पूर्वार्ध में हिंदी साहित्य का इतिहास है, वहां पर भी ये प्रश्न बनता है। और जो उत्तरार्ध के विद्यार्थी हैं, जो निबंध वहां पढ़ते हैं, वहां पर आदिकालीन साहित्य की समस्याएं एक निबंध के रूप में ये विषय आ सकता है, तो वहां पर भी इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए इस कक्षा को देखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।